गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं दिसंबर 2023 में जो एग्जाम होने वाला है एनटीए यूजीसी नेट का। और हम लोग का जो सिलेबस है एजुकेशन है, और हम लोग इस समय यूनिट 8 को डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 8 का बी पोर्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ये जो अब हम लोग के यूनिट का नाम है टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है। इसमें हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस की हैं। हम लोगों ने शुरुआत में इसके पूरे पॉइंट्स को कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्किनर ने क्या बताया है, ब्रूनर ने क्या बताया है, जीन पियाजे ने क्या बताया है, वैगोस्की ने क्या बताया है, तमाम जितने भी आपके इसके सब टॉपिक्स थे, सभी के सभी टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग गैगनेस के 9 इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 5 P's जो दिया था वो गैगनेस ने ही दिया है। 5 P's की बात जो बात करी है उसमें। फिर इसके बाद 9 एलिमेंट्स की बात आज हम लोग करेंगे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं 9 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसके 9 एलिमेंट है आपका। ठीक, 9 एलिमेंट्स है आपका। 9 एलिमेंट्स किसने दिए है? कहते हैं 9 एलिमेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट आपका कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, मतलब रचनावादियों ने मिलकर जो है 9 इवेंट्स की बात ये करते हैं। अगर वैसे पूछा जाए तो वैसे नाम किसी का नहीं मिलता इसमें, लेकिन यहाँ पे रचनावादियों ने मिलकर जो है 9 एलिमेंट्स की बात करी है, 9 तत्वों की जो बात करी है, 9 एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, ठीक है, आईडी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी बात जो करेंगे, इसकी बात करने से पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको हम लोग रिकैप करेंगे। लेकिन आपकी क्लास जब ओवर हो जाएगी तब आप लोगों से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आप लोगों ने कल की डेट तक कितना आपने स्टडी किया है, ठीक है ना। उसको भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास के लास्ट में हम लोग की वार्म अप जो क्लास होती है ना, उसको हम लोग पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि रचनावादी थे, रचनावादियों ने निर्देशात्मक डिजाइन के 9 तत्व बताए, 9 एलिमेंट बताए। इसमें क्या बताया कि ये एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण का जब कभी बात आती है तो ये फिलोसफिकल वे में चला जाता है। मतलब दृष्टिकोण का मतलब होती है एक विचारधारा, एक विचारधारा के अनुसार ये बात करते हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं कि एवरी इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट मीनिंग्स और नॉलेज डिपेंडिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, मतलब हमारे पास जितने भी ज्ञान है वो कहीं ना कहीं पुराने ज्ञान से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है पिछले अनुभवों के आधार पर अर्थ तथा ज्ञान का निर्माण और पुनर्निर्माण करता है। हम लोग जितनी भी चीजें तैयार करते हैं, जितनी भी चीजें मटेरियल्स बनाते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज पहले से देखे रहे होते हैं या फिर उसको बनाने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे। तो पिछले अनुभवों के आधार पर जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है, जिसको प्रायर नॉलेज बोलते हैं, पूर्व ज्ञान बोलते हैं, उसके आधार पे हम लोग न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं, न्यू चीजों को डेवलप करते हैं, न्यू चीजों को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग। ठीक, तो ये होता है। उसी के आधार पर इन्होंने ये चीजें, इन सब चीजों के बारे में बताया। इसमें क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर इसमें टीचर जो होता है, कहते हैं कि टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अ सिमुलेटिंग थिंकिंग, मतलब एक शिक्षक जो होता है वो अनुकरणीय चिंतन के अवसर प्रदान करके अधिगम को सरल बनाता है। चिंतनशील जैसे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, लर्नर के सामने हम लोगों ने डायरेक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, बल्कि उसको मैंने एक तरीका बताया, यहाँ इस रास्ते पर जाओ तो सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सवाल को मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, आई थिंक टीचर भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन टीचर ये नहीं चाहता कि हमेशा स्टूडेंट जो है टीचर पर डिपेंड है, बल्कि वो सेल्फ से चीजों को करना सीख जाए धीरे धीरे, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। क्लियर, यहाँ पर पॉइंट इतने हो गए।
अब हम बात करते हैं इसके 9 एलिमेंट की। तो 9 एलिमेंट हमारे साथ आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। 9 एलिमेंट हमारे साथ लिखते जाइएगा। नंबर एक पे आपका अटेंशन आता है, बड़ा लिखे ना, इतना सही है, बताइए, ठीक है ना इतना, बोलिए। हाँ, अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन आता है। अटेंशन को क्या बोलते हैं? ध्यान बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट नंबर 2 पर। नंबर 2 पे जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लिखेंगे नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स होता है, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्यों का ज्ञान। ये नॉलेज ज्ञान का उद्देश्य होता है, ये उद्देश्यों का ज्ञान, ये ज्ञान का उद्देश्य, ये ज्यादा बेटर बनता है। इसके लिखेंगे जो ज्ञान है, ज्ञान के उद्देश्य भी होते हैं। ठीक। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरे पॉइंट पे आपका आता है रिकॉल प्रीवियस नॉलेज। रिकॉल, ये रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, रिकॉल प्रीवियस नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पिछले ज्ञान को याद करना। पिछले ज्ञान को याद करना, ठीक। फिर इसके बाद नंबर 4 पर जो आता है आपका, नंबर 4 पे जो आता है उसको बोलते हैं कंटेंट प्रेजेंटेशन। कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है आपका, ठीक। कंटेंट प्रेजेंटेशन में का मतलब होता है सामग्री प्रस्तुतिकरण ना, या सामग्री को प्रस्तुत करना। सामग्री प्रस्तुति ना, सामग्री प्रस्तुति करना, मतलब सामग्री को प्रस्तुत करना, उनके सामने एक्सप्रेस करने की बात होती है। फिर इसके बाद नंबर 5 पर क्या आता है? नंबर 5 पे जो आपका आता है वो ये होता है प्रीवियस गाइडेंस रिलेटेड टू लर्निंग। क्या होता है? प्रीवियस नहीं, प्रोवाइड है, प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड गाइडेंस ठीक है, रिलेटेड टू लर्निंग। रिलेटेड टू लर्निंग इसको बोलते हैं सीखने से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना। सीखने से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है, ठीक। यहाँ पर ये हो गया।
फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका आएगा, नेक्स्ट नंबर 6 आएगा, ठीक है। नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे। नंबर 6 पर आपका क्या आता है? नंबर 6 पर आपका आता है 2 सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक, नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 6 पर आपका आएगा प्रैक्टिस, आएगा आपका क्या आएगा? प्रैक्टिस। ठीक, प्रैक्टिस आएगी। प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभ्यास। अभ्यास करना। ठीक, फिर नंबर 7 पर आपका क्या आएगा? नंबर 7 पर आपका आता है फीडबैक। फीडबैक आता है। फीडबैक को हम प्रतिपुष्टि बोलते हैं या प्रतिक्रिया बोलते हैं। प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर नंबर 8 पर हम आते हैं। नंबर 8 पे आपका जो आता है असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आता है। ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस आता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रदर्शन का आकलन करना। प्रदर्शन का आकलन करना, ठीक। फिर इसके बाद नंबर 9 पर जो आता है रिटेंशन एंड एप्लीकेशन आता है। रिटेंशन एंड, ठीक है, रिटेंशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिधारणा और आवेदन। ठीक, तो ये है आपके 9 एलिमेंट है, इन्होंने बताए हैं अधिगम कर्ता ने ना, सभी रचनावादियों ने इसको बताया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा? लिख लिया सब लोगों ने? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं ना, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं क्या चीज है ये। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी कोई भी, इन्होंने बताया रचनावादियों ने कि जब कभी हम कोई भी काम करने आते हैं, कोई भी चीज सिखाने आते हैं, खुद सीखने जाते हैं या कुछ भी बनाने जाते हैं, सबसे पहले ध्यान की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है। जैसे अटेंशन का मतलब होता क्या है? जैसे मान लो क्लास में हम और आप, क्लास में जैसे स्टूडेंट बैठे हैं, क्लास में स्टूडेंट बैठा है, टीचर की बात सुन भी रहा है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, लेकिन उसका माइंड जो है, मन जो है कहीं और, घर की तरफ भागा है कि घर में क्या बात हो रही थी, किस लिए बात हो रही थी। लेडीज हैं तो वो अपने घर के बारे में सोचेंगी, बच्चे हैं तो बच्चे के बारे में सोचेंगी, हस्बैंड के बारे में सोचेंगी, और लड़के हैं तो सोचते हैं कि आगे कैसे होगा, क्या होगा। तो तमाम तरीके के जो दिमाग में चलते रहते हैं, उनको शांत करके किसी एक चीज पर कंसंट्रेट करना ही आपका ध्यान कहलाता है। मतलब जिस समय जहां बैठे हो उस समय उसी को चेतन अवस्था में बैठना ही आपका ध्यान होता है ना, ध्यान होता है। ये कहता है किसी भी चीज को सबसे पहले ध्यान से चीजें ध्यान में लाना चाहिए। सबसे पहले अटेंशन होता है,
यही आप 9 इवेंट्स में भी आपने देखा होगा। 9 इवेंट्स में गेनिंग अटेंशन सबसे पहले आता है ना। 9 इवेंट्स की अगर हम बात करेंगे, 9 इवेंट्स में भी सबसे पहले गेनिंग अटेंशन आता है। फिर इसके बाद तो यहाँ पर अटेंशन आया। फिर दूसरे में कहते हैं नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो आप नॉलेज लेने जा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हम बेवजह ही जब आपने ध्यान किया, ध्यान करने के बाद आपने जो ज्ञान लेना है उस ज्ञान के उद्देश्य को जानना चाहा कि वो ज्ञान, जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, क्या हमारा जो पर्पस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या उसको वो जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो ये आपका पहला अटेंशन। दूसरा नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। फिर तीसरा आता है रिकॉल प्रीवियस नॉलेज। जब ऑब्जेक्ट ज्ञान के उद्देश्य को हम जानते हैं तो हम पिछले ज्ञान के बारे में याद करते हैं कि प्रीवियस नॉलेज हमारा कैसा रहा है, कि प्रीवियस चीजें हमारी कैसी रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है पुराने अनुभव। अब जैसे किसी, आपने देखा होगा कि एक बार आपने एक प्रोजेक्ट, किसी व्यक्ति ने एक बार एक प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट में उसको बहुत लॉस हुआ, तो उसने क्या किया कि अपने फीडबैक के लिए, मतलब अपने बैकअप के लिए पूरी मनी नहीं लगाता है, आधे से ज्यादा मनी लगाता है और 1/3% जो है, 1% बचा लेता है, 3% जो है वो लगा देता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 1% जो होता है उसके बैकअप के लिए होता है कि वही है। तो वही रिकॉल प्रीवियस नॉलेज में भी पिछले ज्ञान को याद करना है कि पिछला ज्ञान हमारा कैसा रहा है। ठीक है ना। उसी के आधार पे हम न्यू नॉलेज को क्या बनाएंगे, न्यू नॉलेज को स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये आपका रिकॉल हुआ। रिकॉल का मतलब होता है रिकॉल प्रीवियस नॉलेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये लिखा ही है आपका। अटेंशन तो पहले ही लिखा है, दूसरे में ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा, तीसरे में रिकॉल आ जाएगा, चौथे में कंटेंट आ जाएगा, पांचवे में आपका गाइडेंस आ जाएगा। ठीक है ना। छठवें में प्रैक्टिस, ये फीडबैक, असेसमेंट, ये सब आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में लिखने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, लेकिन आप लोग लिख लीजिए निमोनिक बनाने के लिए। तो यहाँ पे रिकॉल की बात हम लोग कर रहे थे। रिकॉल का मतलब होता है पिछले ज्ञान को याद करना। अब पिछले ज्ञान को जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक नए नॉलेज से कैसे जोड़ पाएंगे हम लोग। ठीक, आपने देखा होगा बीएड जो लोग करते हैं, बीएड में उनको शिक्षा कौशल सिखाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल होता है। प्रस्तावना कौशल को निकालने के लिए भी हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों को बताना होगा कि 15 अगस्त जैसे क्लास में पढ़ाना है, तो हम लोग बोलेंगे कि बच्चों हमारे देश को किन किन लोगों ने जो है गुलाम बनाया था, तो बच्चे बताएंगे अंग्रेजों ने बनाया था। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आएगा कि बच्चों हमारे अंग्रेजों को, हमारे देश को आजाद कराने के लिए किन किन लोगों ने जो है अपनी लड़ाई लड़ी थी, तो वो बच्चे बताएंगे भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह का नाम बताएंगे, गांधी जी का नाम बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम बताएंगे, इतनी चीजें बताएंगे। फिर तीसरे क्वेश्चन पर वो बताएंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन होगा बच्चों हमारा देश आजाद कब होता है, तो वो बताते हैं 15 अगस्त को। तो ऐसे क्या, जब उन बच्चों ने बताया कि 15 अगस्त को, तो टीचर कहता है कि बच्चों आज का जो हमारा लेसन है वो 15 अगस्त पर हम लोग बात करेंगे। तो अब बच्चों के मन में जो है वो कॉन्सेप्ट बैठ गया ना कि हम लोग जो है 15 अगस्त के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा देश गुलाम था, उसमें बहुत से लोगों ने लड़ाई लड़ी, फिर इसके बाद हमारा देश आजाद होता है 15 अगस्त सन 1947 को। तो ये होता है प्रीवियस नॉलेज से बच्चों को जोड़ना। तो ये रिकॉल प्रीवियस नॉलेज की बात करता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, बताइए आप सभी। ठीक। हाँ, अब बीएड जो लोग करने जाएंगे उनको याद रखना है कि तीसरे स्टेप में ही आपका प्रस्तावना कौशल निकल जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लेता है तो आपका प्रस्तावना कौशल अच्छा नहीं होगा। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन पर ही जो है बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए जो आप पढ़ाने वाले हैं लेसन में। तो ये हो गया रिकॉल प्रीवियस नॉलेज की बात हो गई। फिर आता है कंटेंट प्रेजेंटेशन। कंटेंट प्रेजेंटेशन का मतलब होता है सामग्री को प्रस्तुत करना। अब प्रीवियस नॉलेज को भी हमें जोड़ना है और कंटेंट को प्रेजेंट भी करना है। तो प्रीवियस नॉलेज के क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि कोई नया स्टूडेंट जब आएगा, कोई भी बच्चा अगर बैठा है उसको अपने से जोड़ना है। जैसे हम लोग
कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, लर्नर्स होते हैं, अगर हम उनके आसपास के उनके घर का एग्जाम्पल देते हैं तो वो चीजों को बहुत आसानी से समझ ले जाते हैं। लेकिन कहीं आउट ऑफ बड़े बड़े जगह का आप देने लगो एग्जाम्पल, तो वैसे जैसे आपने खान सर को देखा, खान सर भी छोटे छोटे एग्जाम्पल देते अपने आसपास के माहौल को देखते हुए देते हैं, तो वो सब चीजें माइंड में जल्दी बैठ जाती हैं, जल्दी बैकअप करता है हमारे माइंड में पूरी चीजें। तो कंटेंट को प्रेजेंट करना है तो प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर, तो ये कंटेंट प्रेजेंटेशन, सामग्री का प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर कहता है कि प्रोवाइड गाइडेंस रिलेटेड टू लर्निंग। अब कंटेंट को जब हमने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद आपने सीखा, लेकिन सीखने के साथ साथ आपको किस क्रम में सीखना है, कैसे कैसे सीखना है, ये क्या कराएगा, प्रोवाइडिंग गाइडेंस रिलेटेड टू लर्निंग, मतलब सीखने से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है। जब इतनी चीजें कर दोगे, जब मार्गदर्शन आप देंगे, तो मार्गदर्शन में आप बताएंगे कि बेटा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है किसी एक चीज पे। जैसे आपने देखा होगा पानी की बूंद होती है, पानी की बूंद जो है पत्थर पर जब पड़ती रहती है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब पानी बूंदे पड़ते 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 वहां पर भी वो जगह बना देती है, अपना अपना वहां पे वो निशान छोड़ देती है। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस का ही एक सिंबल है। लगातार हम हमारी बॉडी क्या है, फिजिकली अगर हम देखें तो फिजिकली हम किसी चीज को 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, लगातार कंटिन्यू करें, तो वो चीज हमारी स्ट्रांग होती जाती है। और मनोविज्ञान में कहा भी गया है, यदि हम कोई भी कार्य लगातार 20 या 21 दिन कर लेते हैं तो वो हमारी हैबिट में बदल जाता है, हमारी आदत में बदल जाता है। इसको भी याद रखना है हम लोगों को कि सीखने से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में कंसेप्ट आएगा कि अटेंशन, पहले सबसे पहले ध्यान करना है। अब ध्यान किसके लिए करना है, हमारा जो उद्देश्य है, ज्ञान का जो उद्देश्य है, ज्ञान के उद्देश्य के लिए हमें ध्यान करना है। अब उद्देश्य किसके लिए है, उद्देश्य को हम देखेंगे, उद्देश्य जो है ज्ञान का उद्देश्य है। अब हम सोचेंगे कि हमारा जो ज्ञान का उद्देश्य है वो पिछले ज्ञान से कैसे जोड़े, वो पिछले ज्ञान से जोड़ेंगे। जब पिछले ज्ञान से जोड़ लेंगे तब उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद उसको सीक्वेंसली कैसे लगाएं, तो गाइडेंस लेंगे। जब गाइडेंस लेंगे तो गाइडेंस के बाद हमें क्या बताया कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस किया मैंने, प्रैक्टिस करने का कहेंगे अब फीडबैक लो कि क्या प्रैक्टिस जो कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में चल रही कि नहीं चल रही। तो हम प्रतिपुष्टि लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं, अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। तो प्रदर्शन का आकलन करना है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना होता है। फिर आपका रिटेंशन एंड एप्लीकेशन, फिर हम जो है उसके प्रति एक हमारे मन में धारणा बन जाती है, उसके प्रति एक हमारे मन में कंसेप्ट बन जाता है, उसी को रिटेंशन कहते हैं। और एप्लीकेशन आपका आवेदन आता है आपका, ठीक। तो इतनी चीजें है, अगर हमको याद करना हो तो बैठना है कि सबसे पहले हम अपने एक एकांत जगह में, जहाँ कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला हो, वहां पर हम ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की अवस्था में जैसे ही बैठेंगे हमें पता चलेगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे संसार में आने का उद्देश्य क्या है। जब उद्देश्य को जान लेंगे, उद्देश्य को जानने के बाद देखेंगे हमारे पिछले ज्ञान कैसे, ज्ञान का मतलब कर्म कैसे हैं, पिछले ज्ञान को अब हमें आगे पिछले ज्ञान से सबक सीख के आगे नए ज्ञान को अर्जित करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें अपने नॉलेज को प्रेजेंट करना है। जब प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करने के बाद लर्नर्स को कैसे उसको लेगा, उसके लिए क्या करेंगे, गाइडेंस देंगे। जब गाइडेंस देंगे तो गाइडेंस में हम बताएंगे उसको कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के साथ साथ हम कहेंगे फीडबैक भी लो। फीडबैक के साथ साथ कहेंगे कि अपने परफॉर्मेंस का प्रतिदिन जो है चेक करो कि क्या आपने छोटे छोटे जो टारगेट बनाए हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्या वो आप परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पता चला कि एक दिन हमने 10 घंटे या मान लो 4 घंटे चाप के पढ़ लिया तेजी से, फिर दूसरे दिन क्या किया, चलो 3 घंटे पढ़ते हैं, फिर एक हफ्ते कहा कि अब बहुत थकान हो गई, अब फिर बाद में पढ़ेंगे। नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस का मतलब होता है कंटिन्यू वो चीजें करते रहना। अगर आपकी क्षमता एक दिन में एक लेसन को पढ़ने की है तो नो डाउट आप एक ही लेसन पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे वो आगे डेवलप हो जाएगा। तो असेसमेंट करेंगे, जब आप असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद आपके मन में एक धारणा बन जाएगी, प्रतिधारणा, जिसके भी विषय, जिस विषय के विषय में भी, जिस विषय में भी आपने आकलन किया होगा उसके प्रति आपकी धारणा बन जाएगी। उसी को प्रतिधारणा कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं। आपका क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक बताइए। जी सर।
जी सर। कोई डाउट नहीं है ना? चले, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर आपके जितने थे इंस्ट्रक्शनल के, हम लोगों ने सबके सब चीजों को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर आपके सिलेबस में आता है कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आती है ना। इसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ठीक है। चलिए अब उसको डिस्कस करें। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो तो साफ करके फिर नया टॉपिक पढ़ें। बात करेंगे, अभी हम लोगों ने यहाँ तक 9 एलिमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन है। क्या है आपका एप्लीकेशन? लिखिएगा मेरे साथ। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन की बात हम करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, शिक्षा में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब शिक्षा में जो कंप्यूटर का प्रयोग जो है किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है ना। उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। कंप्यूटर का लक्षण क्या होता है? कंप्यूटर का लक्षण होता है कि वो स्पीड उसके अंदर ज्यादा होती है, स्टोरेज उसके अंदर ज्यादा होती है, एक्यूरेसी मतलब सटीकता ज्यादा होती है कि किसी भी नॉलेज को सही तरीके से गेन करके बताएगा। कम्युनिकेशन इसमें होता है। तो कंप्यूटर की तमाम विशेषताएं जो कि हम लोगों ने जान रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपका क्या क्या आता है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये जान लो। इसमें हम लोग को पढ़ना है जो आपको CAI पढ़ना है, CAL पढ़ना है, CBT पढ़ना है, CML पढ़ना है, ODL पढ़ना है। तो तमाम तरीके की पढ़नी है। अब हम लोग वन बाय वन चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग के सामने आता है CAI। क्या आता है सबसे पहले आपके सामने? CAI, ठीक ना। तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की ही बात आती है, फुल फॉर्म ही पूछता है। तो इसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक ना। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, लिखिएगा, कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटर असिस्टेड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होता है। इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, ये जो है इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज को कंप्यूटर की हेल्प से बनाना, ठीक है। ये CAI का काम क्या होता है, इसको लिख लेंगे, इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज, लिखेंगे मेरे साथ, इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज, इंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज को कंप्यूटर की सहायता से बनाना, ठीक है ना। ये इसका शॉर्ट एक लाइन में हम कह सकते हैं इसको ना। तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्टिव में होता है आपका, ठीक है। इंटरेक्टिव होता है, इंस्ट्रक्टिव में इंटरेक्टिव होगा ना। इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज, यहाँ पे इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने की बात होती है। इंटरेक्टिव मीन्स होता है
कि बालक जो है उस चीज को देख के हमारी ओर आकर्षित हो जाए, हमारे कंटेंट की ओर आकर्षित हो जाए, यही एक उद्देश्य होता है CAI का। जैसे आपने देखा होगा कि पीपीटीज कितनी बहुत खूबसूरत खूबसूरत पीपीटीज बनती है जो अपने आप को आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कि फोटोज वगैरह जो होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होता है, CAI कंप्यूटर की सहायता से जब हम उसमें कोई फ्रेमिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आता है। कहते हैं इट रिफर्स टू इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज दैट यूज कंप्यूटर टू कन्वे एंड teach instructional material to student as well as monitor their learning। मतलब कि यह इंटरेक्टिव अनुदेशनात्मक रणनीतियां जो होती हैं, रणनीतियों को संदर्भित करता है जो छात्रों को अनुदेशनात्मक सामग्री को बताने में और सिखाने के साथ साथ उनकी निगरानी करने के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के प्रयोग से हम ग्राफिक बनाते हैं, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है सेल्फ लर्निंग टेक्निक आती है। क्या आती है, सेल्फ लर्निंग टेक्निक्स आती है आपकी, ठीक है ना। और इसमें ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आते हैं, आपके तमाम तरीके की चीजें थी। आप लोग जो है जब आप पीपीटीज बनाओगे या आप वर्ड पर काम करोगे तो वहां पर आपको ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप उस पर काम कर सकते हैं ना। तो इसका कुल मिला के आप इसको चीजों को समझ पा रहे हैं, इस चीज को बताइए। जी सर, एक बार बता दीजिए। हाँ, देखिए कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन एक जो है इंटरेक्टिव निर्देशात्मक तकनीक है। मतलब कि इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है आपका, है ना। ये इंटरेक्टिव टेक्निक है या स्ट्रेटजीज है आपका, जिसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर की सहायता से अपनी सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आकर्षित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत आपका फोटोज आता है, ग्राफिक्स आते हैं, सिंबल आता है, आइकन आते हैं, तमाम तरीके की जो भी चीजें हम जो है आकर्षक बनाने के लिए, जो आकर्षित करें अपनी ओर, उन चीजों को बनाने के लिए जो हम कंप्यूटर की सहायता लेते हैं। उसी ऑडियो आप डालते हैं, आपने देखा ऑडियो बनता है, वीडियो बनते हैं, जो आपके इंस्टाग्राम बनते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इन सब जगह पर जो हम कोई भी शिक्षा से संबंधित डालते हैं या कोई भी चीज आप डालते हैं। आपने देखा होगा कोई कंपनी होती है वो प्रेजेंटेशन के लिए चीजें तैयार करती है तो वो सब चीजें जो है इसी के सहायता से होती है आपकी। क्लियर है पॉइंट? जी क्लियर है सर। यहाँ पर जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं। क्वेश्चन पेपर, ऐसे क्वेश्चन पेपर जैसे लिखा हुआ आता है तो हम लोग सिंबल के आधार पर, जैसे बोला गांधी जी के जो है जन्म का, तो गांधी जी की साथ में फोटो लगा दी, तो फोटो लगाने से माइंड में ग्राफ बन जाएगा। जैसे आप केबीसी देखते होंगे, केबीसी में भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें हिस्टोरिकल प्लेस दिखाते हैं, उसके आधार पर उसका नाम पूछते हैं। तो ये सब किसकी सहायता से, ये सब कंप्यूटर की सहायता से काम होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इसके टाइप की बात करते हैं। इसके टाइप की बात करते हैं। टाइप इसके कितने होते हैं? टाइप्स की बात करेंगे हम, CAI के टाइप्स की बात करेंगे तो इसके टाइप्स ऑफ इसमें होते हैं। नंबर एक पे होता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। नंबर एक पे होता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, क्या होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है। फिर दूसरा नंबर होता है ट्यूटर, ठीक है, ट्यूटोरियल होता है, ट्यूटोरियल होता है। नंबर 3 पर जो होता है आपका गेम्स होते हैं, ठीक है, गेम्स होते हैं आपके। सर थर्ड गेम्स है। हाँ गेम्स है।
ठीक। और इसके अंदर आप कह सकते हैं तो और इसमें आपका सिमुलेशन है आपका सिमुलेशन है आपके, ठीक है। सिमुलेशन के साथ साथ डिस्कवरी है आपकी। इन टाइप्स का यूज क्या करते हैं सर? हाँ, डिस्कवरी है आपकी। डिस्कवरी के साथ साथ इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेंगे, ठीक है ना। इतनी चीजें लेंगे, ठीक। वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट है ना सर ये? है। सर ये 6 पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 6 पॉइंट है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक। अब चलिए वन बाय वन हम एक एक लाइन आप लोग को जो समझ में आएगा वो एक लाइन आप लोग को यहाँ पर लिखना रहेगा ना अपने मन से। मैं समझाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ड्रिल आपने देखा होगा, ड्रिल का मतलब होता है डेली जो प्रैक्टिस करते हैं छात्रों को, हम बार बार उनके कौशलों का अभ्यास कराने का जो हम लोग उसको अवसर प्रदान करते हैं, वही आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस होता है। मतलब बार बार जो अभ्यास कराया जाता है उसी को ड्रिल एंड प्रैक्टिस बोलते हैं। इससे क्या होता है, अभ्यास करते करते उनको महारत हासिल हो जाती है, ठीक है ना। पहले ड्रिल एंड प्रैक्टिस करेंगे, ड्रिल प्रैक्टिस से ही आगे चलकर ये चीजें महारत में हासिल हो जाती है, मास्टरी में चेंज हो जाता है। इसमें किसमें? मास्टरी में चेंज होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करने से किसमें चेंज होता है? मास्टरी में होता है ना। ड्रिल एंड प्रैक्टिस करने से मास्टरी में चेंज होता है, ठीक है। तो इसकी एक लाइन क्या लिखेंगे? जब छात्र जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं तो वह अभ्यास आगे चलकर महारत या मास्टरी में बदल जाता है। इसी को ड्रिल और प्रैक्टिस बोलते हैं, ठीक। अब ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का मतलब होता है शैक्षणिक। इसका मतलब क्या होता है? शैक्षणिक। ये लास्ट वाली लाइन बोलना, बार बार अभ्यास कराया जाता हाँ, है। छात्र जब अधिगम के लिए बार बार अभ्यास करते हैं तो वह अभ्यास आगे चलकर महारत या मास्टरी में बदल जाता है। इसी को ड्रिल और प्रैक्टिस बोलते हैं। आप सोचो, आप किसी भी चीज को बार बार करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगी? आपको महारत हासिल हो जाएगी। और जब आपसे कोई चीज कोई पूछेगा तो आप उससे क्या कहोगे कि ठीक है मैं बता दूंगा बाद में। तो वो क्या कहता है कि इसके अंदर बड़ा एटीट्यूड आ गया है। किस चीज का घमंड आ गया? अपने सब्जेक्ट का घमंड आ गया कि इसको अपना सब्जेक्ट पता है तो इसलिए मुझे ये मना कर रहा है। तो जब हम बार बार कोई चीज पढ़ना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते तो हमें महारत हासिल होती है। इसका एग्जाम्पल आप लगा सकते हो, जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले जो क्रिकेटर होते हैं वो किसी भी चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हो, मैच में जाके अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो वो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में आता है, महारत हासिल हो जाती है। ऐसे ही आपने फौजियों में देखा होगा, जो फौज में भर्ती होते हैं या जो पुलिस में होते हैं वो लोग भी सैल्यूट मारना उन लोग के देखिए एकदम परफेक्ट होता है, महारत हासिल हो जाती है। पैर कहाँ से पटकना है, कदम ताल चलना है कितने पर। तो जब मैं एनसीसी करा रहा था तो मुझे भी ये चीजें बहुत चीजें दिख रही थी ना। तो ये सब चीजें इसी के अंतर्गत आता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस के अंदर। अब आता है ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल को बोलते हैं शैक्षणिक, बोलते हैं क्या बोलते हैं? शैक्षणिक। लिखिएगा, शैक्षणिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें ट्यूटोरियल जो है गतिविधियों में, अब इसमें जो है मुख्य रूप से ड्रिल और प्रैक्टिस को लेते हैं, खेल को लेते हैं, ठीक है ना। तमाम तरीकों के सहित जो विभिन्न रूपों में जानकारी हम, मतलब कुल मिला के इसके अंदर शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्रदान करी जाती हैं, वही आपका ट्यूटोरियल कहलाता है। आपका क्या? शिक्षा से संबंधित जो जानकारियां प्रदान करी जाती हैं वही आपका ट्यूटोरियल कहलाता है। आपका क्लियर पॉइंट ये? इसको लिखिए, शिक्षा से संबंधित जो भी गतिविधियां प्रदान करी जाती हैं
वो आपका शैक्षणिक या ट्यूटोरियल कहलाता है। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है इसको भी ध्यान लेना है। इसके अंतर्गत आपका प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन होता है और इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कहते हैं कि ट्यूटोरियल एक्टिविटी इंक्लूड बोथ द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन, मतलब कि इसमें जो है, इसमें याद रखिए प्रेजेंटेशन लिखिए, प्रेजेंटेशन इसमें शामिल होता है और एक्सटेंशन आपका शामिल होता है, एंड एक्सटेंशन होता है आपका, ठीक है ना। एक्सटेंशन, प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुतिकरण, और इसका मतलब एक्सटेंशन मीन्स होता है विस्तार। क्या होता है? विस्तार होता है आपका, ठीक है, विस्तार होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग को लिख लेना है यहाँ पर, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर पूछ लेगा कि प्रेजेंटेशन एंड एक्सटेंशन जो किसके अंतर्गत आएगा इन चारों में, तो आप बताएंगे ट्यूटोरियल के अंतर्गत आपका आता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर इतना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका आता है गेम्स। गेम्स एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें क्या करता है, गेम सॉफ्टवेयर अक्सर जो है हाई स्कोर लेवल के लिए बनाया जाता है, जिसमें जो है या तो एक दूसरे से वो कंप्यूटर को हरा देता है ना, कंप्यूटर को हरा देता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे इसके अच्छे गेम्स होते हैं, जैसे चेस होता है, लूडो होता है, तमाम तरीके के गेम्स होते हैं जो हमारे माइंड को डेवलप करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये CAI के माध्यम से ही सब बनता है आपका। क्लियर है पॉइंट? अब आता है सिमुलेशन के अकॉर्डिंग। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें किसी भी चीज की वास्तविकता का अनुमान प्रदान कर सकता है, ठीक है। इसमें वास्तविकता, रियलिटी, कहते हैं कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कैन प्रोवाइड एन approximate of reality that does not require the expense of real life or its risk। मतलब कहता है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वास्तविकता का अनुमान प्रदान कर सकता है, जिसे वास्तविक जीवन या इसके जोखिम की कीमत की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हमें एक वास्तविकता प्रदान करता है, ठीक है ना। लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, वास्तविकता का अनुमान प्रदान किया जाता है, लिखेंगे वास्तविकता का अनुमान प्रदान किया जाता है, ठीक। डिस्कवरी में आप जानते हैं कि इसमें जो खोज विधि के माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, करते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में समस्या का समाधान किया जाता है अनेक दृष्टिकोणों से, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। ये आपका CAI के माध्यम से होता है। इसके 6 टाइप्स बताए गए हैं आपके, ठीक है ना, 6 टाइप्स बताए गए हैं आपके। डिस्कवरी में क्या आएगा सर? क्या हो जाएगा? डिस्कवरी में क्या बताया आपने अभी? प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो लिख लिया। न्यू नॉलेज को हम क्या करेंगे, खोजेंगे ना कि कैसे करना है, क्या करना है, नई नई चीजों को हम इजाद करेंगे, बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, सर्च करेंगे, तो तमाम तरीके की चीजें आती हैं। तो लिखेंगे CAL, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट। अब इससे पहले CAI था, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन था। अब यहाँ पे CAL से लर्निंग हो जाएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, ठीक। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, अब हम लोग कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या होता है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग? यह एक जो है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग करके हम किसी भी चीज को सीखने के लिए सामग्री को जो है प्रेजेंट करते हैं।
सीखने के पर्पज से। वहां पर जो है CAI में हम निर्देश देते हैं, यहाँ पर सीखने के लिए चीजों को बनाते हैं कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, इसमें जो है मुख्य इसमें जो होता है टूल्स आते हैं। टूल कौन कौन से आते हैं? टूल्स अगर हम लिखेंगे तो टूल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टूल कौन कौन से आएंगे? इसमें आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लर्निंग असिस्टेंट में होता है। उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग का जो आप देखें ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आप देख रहे हैं NTA UGC नेट है, वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देती है नहीं? तो पहला क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें कंप्यूटर की सहायता सर से ये किसी चीज, टूल्स में आएंगे ना सर? क्या चीज? हाँ, ये सर सब ये टूल्स सब है, टूल्स में आएंगे ये सब टूल्स है। जी। ठीक है, फिर इसमें और क्या आता है? और दूसरा हम सिखा देते हैं फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द गैप आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, फाइंड द आंसर आता है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव चार्ट आते हैं। तो तमाम तरीके की सीखने से संबंधित जितनी भी चीजें आएंगी वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन ट्यूटोरियल पूछा जाएगा। ट्यूटोरियल जो है आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है। जो निर्देश देने वाली चीजें होंगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होगा, और जहाँ पे सीखने वाली चीजें खुद दी जाएंगी, जहाँ पे निर्देश नहीं दिया जाएगा, जहाँ पर करने के लिए बोला जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? लर्निंग टूल्स, वो आपका लर्निंग के अंतर्गत आएगा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग के अंतर्गत आपका आएगा। यहाँ पर वहां पर क्या सर करते ये हैं? टूल्स वहां पे याद रखिएगा CAI में हम लोग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, इंटरेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जबकि यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करके उसको उस पर काम किया जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको लागू कर रहे हैं ना, उसको लागू करते हैं हम लोग। कुल मिला के उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं। डेवलप करने का काम, बनाने का काम किसका है? बनाने का काम CAI का है, और उसको करवाने का काम CAL का है आपका। क्लियर है? इसमें एडवांस गेम्स आते हैं, सर तमाम तरीके की चीजें आपकी आती हैं। हाँ, नंबर 2 पे लिखिए, फिल इन द गैप हो गया, फिल इन द गैप हो जाएगा आपका, फिल इन द गैप हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे आपका आएगा फाइंड द आंसर। ठीक है, फाइंड द आंसर हो जाएगा। फाइंड द आंसर हो जाएगा। फिर नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे, फिर उसे आपका क्रॉसवर्ड पजल आ जाएंगे। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल आएगा आपका। ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल आपके आ जाएंगे, पजल से आपका आएगा। और नंबर 5 पे आपको क्या देखेंगे? नंबर 5 पे और देखते हैं ऑनलाइन इंटरेक्टिव चार्ट होते हैं। ऑनलाइन इंटरेक्टिव चार्ट होता है नंबर 6 पे। और हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं वेब क्विस्ट देखते हैं। ठीक है, वेब क्विस्ट, वेब क्विस्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, वेब क्विस्ट होता है आपका। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं एडवेंचर गेम देख सकते हैं। एडवेंचर गेम, गेम हो सकता है आपका। और इसमें क्या देख सकते हैं? और लिसनिंग एक्सरसाइजेज होती है। लिसनिंग एक्सरसाइज होता है आपका। ठीक है ना, इतनी चीजें आपके इसके अंदर आपकी आती हैं।
ठीक है। इसके कुछ पैराडिगम होते हैं, पैराडिगम एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट करेंगे। ठीक है ना, पैराडिगम होते हैं, पैराडिगम इसको यूज का इसको लिखेंगे। ठीक, पैराडिगम होता है, इसको पैराडिगम को हम लोग आदर्श भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से पहला होता है इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम होता है, नंबर 1। पैराडिगम क्या होता है सर? एक तरीके से आदर्श होता है, उससे संबंधित जो उसके विचार होते हैं या उसका जो मेन एम होता है उसको बताने का काम करा जाता है इसमें ये पैराडिगम में। टूल्स से अलग, ये हाँ। टूल्स में ही आता है, टूल्स से अलग है? नहीं, ये टूल से अलग है, आपका टूल से अलग हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पैराडिगम में आपका सबसे पहले आपका आता है इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम। ठीक, इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम। ठीक, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है ट्यूटोरियल्स आते हैं एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस आता है। क्या आता है? ट्यूटोरियल्स एंड ड्रिल। ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आता है आपका, ठीक है ना, ये आता है। फिर इसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है, दूसरे नंबर पे इसको क्या बोलते हैं, निर्देशात्मक प्रतिमान बोलते, इसको प्रतिमान पैराडिगम में प्रतिमान भी बोल सकते हैं। ठीक, निर्देशात्मक, इसको क्या बोलेंगे, निर्देशात्मक प्रतिमान। निर्देशात्मक प्रतिमान। ठीक, दूसरा जो आता है, दूसरे को बोलते हैं रिवलेटरी पैराडिगम। ये हिंदी में क्या लिखी है? रिवलेटरी पैराडिगम। पैराडिगम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रहस्य उद्घाटन प्रतिमान। सर ये पहले वाले का हिंदी क्या लिखी है? क्या बोल रहे, क्या बोला नेहा? ये पहले वाले का निर्देशात्मक और प्रतिमान। निर्देशात्मक प्रतिमान, पहले वाले का निर्देशात्मक जी। प्रतिमान है, दूसरे वाले का है रहस्योद्घाटन प्रतिमान। ठीक, फिर इसके रहस्योद्घाटन प्रतिमान के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आता है डिस्कवरी। ठीक है ना, इसके अंदर क्या आता है, डिस्कवरी, एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज लिखेंगे, डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस बेस्ड एक्टिविटीज, ठीक, एक्टिविटीज होता है आपका, वी के बाद आई एक्टिविटीज होता है आपका ना। तो इसमें क्या होता है कि खोज और अनुभव आधारित गतिविधियां होती हैं, लिखेंगे खोज और अनुभव आधारित गतिविधियां होती हैं आपकी। ठीक है ना, ये होता है आपका। सर इसका यूज किस में करते हैं? किसका? जो आपने पैराडिगम का बताया, ये प्रतिमान बताया, होता है, ये बच्चों को जब हम लोग सिखाते हैं तो उनको जो है पढ़ाने के लिए, उनकी प्रैक्टिस के लिए हम सब चीजों को तैयार जो करते हैं, वही पैराडिगम के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है,
तो पैराडिगम आपके पैराडिगम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल प्रतिमान निर्देशात्मक प्रतिमान आता है, जिसके अंदर ट्यूटोरियल एंड ड्रिल प्रैक्टिस आता है। दूसरा आता है रिवेलेटरी आपका पैराडिगम होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंसेस बेस्ड एक्टिविटीज को हम लोग करते हैं। वो आप जब आप लर्निंग वाली चीजें खोलोगे तो उसमें आपके ये पार्ट्स बने होंगे। फिर इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम होगा, तो इंस्ट्रक्शनल पैराडिगम में आपके ट्यूटोरियल्स आएंगे, एंड ड्रिल एंड प्रैक्टिस आएगा। फिर रिलेवेटरी पैराडिगम में जाएंगे तो रहस्योद्घाटन मतलब उसकी क्या हिस्ट्री है उसके बारे में बताएगा। तो इसमें डिस्कवरी एंड एक्सपीरियंसेस बेस्ड एक्टिविटीज होती है। फिर आपका है कंजक्शनल आता है। नेक्स्ट लिखिएगा, कंजक्शनल, ठीक है, कंजक्शनल पैराडिगम आता है। ठीक, पैराडिगम आता है, इसको बोलते हैं अनुमान प्रतिमान। अनुमान प्रतिमान होता है। ठीक, इसके अंदर क्या आता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक्टिव नॉलेज। क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है एक्टिव नॉलेज। ठीक, एक्टिव नॉलेज आता है और आपका मैनिपुलेशन आता है। ठीक है, मैनिपुलेशन आता है। मैनिपुलेशन आता है और इसके अंदर क्या आता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है, मतलब कि सक्रिय ज्ञान आता है आपका। ठीक है, मैनिपुलेशन में होता है हेरफेर या जोड़ तोड़ या हेरफेर करने की बात होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब परिकल्पना परीक्षण होती है। ठीक, परिकल्पना परीक्षण होता है। तो ये आपका अनुमान प्रतिमान में आता है। इसमें क्या होता है कि नॉलेज, एक्टिव नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जो आपका नॉलेज है उसमें जोड़ तोड़ करने की बात करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए, क्लियर? अब फिर आता है इमेंसिपेटर पैराडिगम आता है। लिखिएगा मेरे साथ, इमेंसिपेटर्स पैराडिगम। फिर इसको क्या बोलते हैं, मुक्तिदाता। इसको बोलते हैं मुक्तिदाता। मुक्तिदाता प्रतिमान होता है। ठीक, इसके अंतर क्या चीजें हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत आता है ऑथेंटिक नॉलेज आता है केवल। इसके अंदर क्या आता है, ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज, ठीक, जिसको बोलते हैं प्रामाणिक ज्ञान। ठीक, आप क्या करोगे, आप लोग का होमवर्क ये रहेगा, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो बना लीजिएगा, कि जो है ऑथेंटिक नॉलेज किस पैराडिगम के अंतर्गत आएगा, एक्टिव नॉलेज किस पैराडिगम के अंतर्गत आएगा, आपका डिस्कवरी नॉलेज या डिस्कवरी एक्टिविटीज किस पैराडिगम के अंतर्गत आएगा, ट्यूटोरियल किसके अंतर्गत आएगा। तो ऐसे जब आप क्वेश्चन वन लाइनर बना लोगे तो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत
हेल्पफुल रहेगा। अब जैसे आ जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है किस पैराडिगम के अंतर्गत आता है, तो आप बता सकते हो कंजेक्शनल पैराडिगम के अंतर्गत आपका आएगा। अगर पूछा जाए एक्सपीरियंस बेस्ड एक्टिविटीज किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका रिवोलेटरी के अंतर्गत आएगा आपका, है ना। तो अब आपका ट्यूटोरियल पूछा जाएगा या ड्रिल एंड प्रैक्टिस किस पैराडिगम के अंतर्गत आएगा, तो आप बता सकते हो। तो ऐसे जो है वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। ये आपको पता चल रहा होगा। इंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है कि अनुदेश देना, निर्देश देने की बात होती है। अगर उसमें हम बात करें तो उसमें गेम्स होता है। गेम जब आप खेलते हो तो आपको क्या करता है, गाइड करता है, आपको दिशा प्रदान करता है आपका, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो उसमें भी आपको दिशा प्रदान करेगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो लर्निंग वाला है, लर्निंग वाले में सब चीज सीखने से संबंधित है आपकी ना। ये कह सकते हैं कि CAI जो होता है CAL से छोटा होता है, मतलब CAL के अंतर्गत ही जो है CAI आ सकता है अलग अलग, लेकिन उसकी सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। उसमें टाइप्स बताए गए हैं, लेकिन इसमें पैराडिगम बताया गया है। इसमें पैराडिगम के अंतर्गत सभी चीजें रखी गई हैं, वही उसके टाइप्स हैं उसके, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज को निर्देश देना होता है, जबकि यहाँ निर्देश नहीं देना, यहाँ पे काम करवाने की बात कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है सर? जैसे उसमें आपने एक पॉइंट लिखाया था कि सेल्फ लर्निंग टेक्निक, तो बिल्कुल। हमारा जो लर्निंग बेस्ड है तो उसमें इसमें भी तो वही सेल्फ लर्निंग आ जाएगा। यहाँ सेल्फ लर्निंग कहाँ कर रहे हो, यहाँ तो पहले से बना के आपको दिया जा रहा है ना। सेल्फ लर्निंग कहाँ कर रहे हो, सेल्फ लर्निंग का मतलब सबके अलग अलग पैराडिगम है। सेल्फ लर्निंग करनी तो डिस्कवरी में, रिलेवेटरी में जाएंगे तब आपको सेल्फ लर्निंग आएगी, आपको कि आप नई नई चीजों को सेल्फ के थ्रू आप जानोगे। तो यहाँ सब चीजें वहां पर फ्रेम करके दिया जाता है, और यहाँ पे फ्रेम करके कराया जाता है। वहां केवल दे रहे हैं आपको, आपको वहां पर गाइडेंस देंगे, और यहाँ पे आपको गाइडेंस के साथ साथ वो वर्क भी करने की बात बताते हैं, ठीक है ना। वहां पर केवल गाइडेंस दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे वर्क करने की बात बता रहे हैं, कैसे आप इसको हमको करेंगे। यहाँ पे जैसे आप देखो एक्टिव नॉलेज आपका है, सक्रिय ज्ञान, तो ये कंजेक्चुअल में आता है, ये लर्निंग से संबंधित, जबकि CAI में ऐसी चीजें नहीं आती हैं आपकी। क्लियर है पॉइंट, बताइए। जी सर। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लास को कोई इस मतलब छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हम पूछने वाले हैं ना, तो जाएगा नहीं कोई, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद।